नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए हेमंत भाई को स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। परिसीमन बिल, डिलिमिटेशन बिल, वो बिल जिस बिल की वजह से 12 साल में सदन में, संसद में मोदी को सबसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, और वही शिकस्त, सदन के भीतर वाली शिकस्त, सड़क पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में सामने आई। मतलब बैक टू बैक दो सदमे, दो झटके ऐसे जो मोदी जी को अनुभव, मतलब कहते ना कि एक होता है आदमी को गिरने उठने का अनुभव होता है। जो आदमी हमेशा दूसरे की टांग फंसा गिराया हो, वो लगातार 2 बार गिरे, एक बार संसद में, एक बार सड़क पे, तो हालत तो खराब हो ही जाती है। अब मोदी जी दोबारा, मोदी जी क्या, अमित शाह दोबारा पूरा का पूरा चक्रव्यूह बना चुके थे। पूरा चक्रव्यूह तैयार था कि 8वें द्वार पर कैसे अभिमन्यु मारा जाए। अभिमन्यु अब राहुल गांधी को ही आप मान, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं ना, गर्भावस्था में बहुत कुछ सीखा जाता है। तो राहुल गांधी की गर्भावस्था में इंदिरा गांधी की कहानियां उन्होंने सुनी होंगी। तो 8वें चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी बस का नहीं है मार देना, ये समझ लो आप, नहीं है बस का मार देना। अब इसलिए मैं चक्रव्यूह में और अभिमन्यु की बात किया, चक्रव्यूह और अभिमन्यु की, क्योंकि जब सारा व्यूह रचना कर चुके थे मोदी और शाह, उसी समय राहुल गांधी ने चेन्नई में खड़े हो गए और चेन्नई में खड़े होकर के स्टालिन को एट्टपन की कहानी सुना दी। एट्टपन कौन था अभी हम बता देंगे, एट्टपन की कहानी सुना दी। अब ये एट्टपन की कहानी ने पूरा खेल खराब कर दिया। और दावा तो नहीं कर सकते इस देश की राजनीति में, लेकिन संकेत यही है कि अब ओम बिरला के सामने लोकसभा में मोदी बुरी तरह फिर हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। पहले आपको एक हेडलाइन दिखा दूं और राहुल गांधी को सुनवा दें, और फिर उसके बाद चर्चा हम शुरू करेंगे। हेडलाइन ले आओ भैया, एक हेडलाइन दिखा दो बस खाली। राहुल गांधी तमिलनाडु में बोले, परिसीमन का समर्थन करने वाला व्यक्ति 21वीं सदी का एट्टपन होगा। अब राहुल का ट्वीट और बाइट ले आइए। Anyone who supports the law that BJP is planning to introduce to redraw parliamentary constituencies in committing the greatest betrayal against Tamil Nadu, history will record them as the Edpans of the 21st century. Any political party or person who is supporting the BJP in its quest of to pass the delimitation bill is betraying the people of Tamil Nadu, and history will remember them as 21st century Edpan. सुनवा दीजिए, बयान सुनवा दीजिए। I just have one thing to say, and I think it is a very important thing for the future of the Tamil people, the Tamil language, and the state of Tamil Nadu. There is an attempt by the BJP to do delimitation. Delimitation is designed to disenfranchise, to take away power from the people of Tamil Nadu. This is a BJP conspiracy. There was a historical character in Tamil Nadu called Attappan. Attappan is basically symbolic of the betrayal of the people of Tamil Nadu. Anybody who supports delimitation is betraying Tamil Nadu, is betraying the future of Tamil Nadu, is allowing the RSS and BJP to attack the people of Tamil Nadu and the future of Tamil Nadu, and is a Attappan. Is a 21st century Attappan. No Tamil person should support delimitation. Every single Tamil person should oppose delimitation. Every single Tamil party, national party, should defeat delimitation in the House. Thank you very much. अब ये
आपको तब समझ में आएगा पूरा सारी कहानी जब एट्टप्पन को आप जानेंगे। एट्टप्पन को जानने के लिए आपको वीर पांड्या कट्टाबोम्मन को जानना होगा। वीर पांड्या कट्टाबोम्मन ये मतलब सबसे जो पहले शुरुआत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको अंग्रेजों से युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, मोर्चे के लिए जाना जाता है, उसमें से थे वीर पांड्या कट्टाबोम्मन। वीर पांड्या कट्टाबोम्मन के किले पर 1799 में अंग्रेज अटैक किए, हमला किए। अब नाम अगर मैं देख करके आपको बता दूंगा, मेजर उजर का नाम भी, वो अटैक किए क्योंकि नाम उम इतना नहीं याद रहता। हाँ, जे बैनर मैन था वो, और पंचालम कुरिची किला था वीर पांड्या कट्टाबोम्मन का, उस पर अटैक किया। ये युद्ध पूरी वीरता से लड़े, लेकिन रसद वगैरह और गोला बारूद खत्म हो गया जब, तो अपने वफादार सैनिकों के साथ ये जंगल में चले गए। जंगल में जाके छिपे कि युद्ध लड़ना, सरेंडर नहीं किया अंग्रेजों के सामने, जंगल में रहेंगे, युद्ध लड़ेंगे, अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। वीर पांड्या कट्टाबोम्मन आप कभी भी नाम डालोगे तो इनका नाम बहुत दक्षिण के बहुत मतलब महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में नाम आता है। जब ये जंगल में थे तो यही जो वहां की तमिल लोक कथाओं का गद्दार है, सोच लीजिए आप कि एक ऐसा गद्दार जो लोक कथाओं में प्रसिद्ध हो गया। इतिहास में तो एक और भी नाम आता है, उस नाम के साथ ये वीर पांड्या, ये जो है कट्टाबोम्मन, इसका नाम उससे आगे निकल गया। दरअसल विजया रघुनाथ का नाम पहले आता था, लेकिन लोक कथाओं में आया कट्टा इसका एट्टप्पन का। और एट्टप्पन ने जंगल में कहा छिपे थे, जासूसी करके बताया अंग्रेजों को, अंग्रेज आए, पकड़ ले गए, और फिर 16 अक्टूबर 1799 को इनको इमली पेड़ में टांग करके फांसी दे दी गई थी। वीर पांड्या कट्टाबोम्मन को इमली पेड़ में टांग दिया, फांसी दे दी अंग्रेजों ने। तो ये एट्टप्पन। अब एट्टप्पन को सुनने के बाद, ये कहानी सुनने के बाद, स्टालिन अगर सोच भी रहे होंगे तो फिर वीर पांड्या कट्टाबोम्मन को सोचना पड़ जाएगा। तमिलनाडु, तमिल, ये लोक संस्कृति, लोक कथाएं इस तमिलनाडु के रग रग में बसी हैं। इसीलिए तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर पेरियार की राजनीति, जहां पर जो ये आप जो है द्रविडियन पॉलिटिक्स, इस सब को तमिलनाडु में ही क्यों, क्योंकि वो अलग है। वहां पर लोक कथाएं, वहां का विलेन, वहां का हीरो, उसको वो अपने भीतर बसा लेते हैं, तभी तो हीरो वहां का मुख्यमंत्री बन जाता है और मुख्यमंत्री विलन बन जाता है। ऐसा वहां पे होता है। हेमंत भाई के पास अब चलेंगे, कहानी काम हो गया अब हमारा। हेमंत भाई, ये पूरी एक कार्यक्रम, इस बाइट में मुझे जब एट्टप्पन सुनाई दिया तब हम कहीं ये कार्यक्रम करना जरूरी है, क्योंकि स्टालिन के पैरों में ये एट्टप्पन की रस्सी बांधती है। अब मोदी के साथ जाना मुश्किल है। क्या कहानी, बिल आएगा मॉनसून सत्र में या रोक लिया जाएगा? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इतिहास कई बार बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे आके खड़ा हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। इस देश के अंदर जो मल्टीपोलर पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, उसको कब से ये तहस नहस करने की तैयारी में थे, आपने लगातार देखा। पहले दिन से ही कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त नाम लेने की बात है, विपक्ष मुक्त भारत और एक दलीय शासन व्यवस्था, जिसके लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन भी पार्टी ऑफिस में आके बैठते। भारत देखा। इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ में क्यों कह रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, अगर आपको याद हो, अडवाणी जी ने एक बात कही थी कि जो वोट हमें नहीं देना चाहते वो बेशक कांग्रेस को वोट दे दे, लेकिन चौटाला को वोट ना दे। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। और उसके बाद जो एनडीए अलायंस था वो टूटने की स्थिति में पहुंच गया। अटल जी बड़े नाराज हुए थे, याद होगा आपको, 2003-4। आज जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार देश के अंदर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां उनको बर्बाद करने पे तुली हुई है, तृणमूल से लेकर के शिवसेना से लेकर एनसीपी से लेकर, आप गिनते जाइए, आप शाम हो जाएगी, सबको निपटा दिया, और जो कभी इनके सहयोगी थे, ये याद रखिए। वैसी सूरत में अब डीएमके के ऊपर इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम और डेमोक्रेसी को बचाने की जिम्मेदारी आ गई है डीएमके के ऊपर। क्यों? बाकी सारा खेल तो जो करना था कर लिया। इनके पास 22 एमपी। तमिलनाडु के अंदर भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कहता रहे।
वैसी सूरत में अगर अब डीएमके या तो मोदी जी की मदद करी तो समझ ले फॉर ऑल टाइम्स वही बात हो जाएगी जो आप कह रहे थे, एक नहीं तो एब्सटेन भी किया तो भी निपट जाएंगे। हाँ एआईडीएम एब्सटेन भी किया तो भी मारे जाएंगे, क्योंकि देखिए वहां पर राजनीति और तरीके की है, ये यहाँ वाली राजनीति नहीं है। कुछ राज्य इस देश में ऐसे बचे हुए हैं जो इनके छलावे में कभी नहीं आए आज तक, अब तक की बात कर रहा हूं, आगे की नहीं कर रहा। पंजाब एक ऐसा राज्य है, इन्होंने अपना सब कुछ कर लिया, पंजाब इनके काबू नहीं है, तो इसलिए अब वहां विभाजन का खेल, हिंदू सिख और वो सारा प्रपंच चल रहा है। ऐसे ही तमिलनाडु भी इनके काबू में कभी नहीं आया, क्योंकि वहां का जो पूरा का पूरा कल्चरल सिस्टम है, सोशियो कल्चरल सिस्टम, सोशियो रिलीजियस सिस्टम, सोशियो कास्ट सिस्टम, वो इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठता। इसलिए राहुल गांधी ने तमिलनाडु को चुना और तमिलनाडु में भी एक लोकल करेक्टर के जरिए डीएमके को सलाह भी दे डाली, आगाह भी कर दिया और चेतावनी भी दे दी। एक ही वाक्य में 3 काम कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए खेल क्या है, पूरे देश में जेनजी हो रहा है, उनसे माफी मांगने की बात हो रही है, मोदी जी माफी मांगने की बजाय उन्हीं को माफ किए जा रहे हैं। उस सारा जो ये चंदा चोरी बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया है, चंदा चोरी का ड्रामा करने वाले, स्किट करने वालों पे पर्चे दर्ज हो रहे हैं, ये सारा आपके सामने हो रहा है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब जब ये लोग फंसते हैं और जब जब ये इनकी असलियत सामने आती है कि घबराए हुए हैं, पैनिक में हैं, डरे हुए हैं, तब तब ये पलट के वार करते हैं। अब हमेशा देखा होगा आपने, क्योंकि डरपोक आदमी की पहली पहचान होती है, आपने जोर से बोले मैं छुप के भाग गया, और अगर मैं सामने खड़ा हो गया तो आप भाग गए। तो ये वो वाले लोग, तो इन्होंने बेसिकली क्या है कि ये पर्दे के पीछे से सारा ये खेल जमा रहे हैं। तृणमूल में खेल ऐसा लगता है कि हो गया है शायद, 3 तो मीटिंग में ही नहीं गए, और उसके बाद आज सुबह मैंने पढ़ा कहीं कि 8 लोग और भी वहां से जैद करने के चक्कर में है एनपीआई के, फिर तो हो गया तो इसी में ठीक। लेकिन इसके पीछे की आशीष भाई सारा कुछ करते हुए आप इसके पीछे की एक इकोनॉमिक्स हमें देश को जरूर बतानी चाहिए। आज के दौर में आशीष भाई सत्ता पे चिरस्थायी कब्जे के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन में ज्ञानेश गुप्ता जैसा आदमी बिठा दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक खास करके 20-30 हजार करोड़ 50 हजार करोड़ रुपए इनके लिए बाएं हाथ का खेल, कितने भी एमपी लाने पड़ेंगे। सदा के लिए सत्ता इस्टेब्लिश होती हो तो क्या महंगा सौदा है, इनका गेम ये है। और इसीलिए राहुल गांधी ने ये बात कहने के लिए, आप ये बताइए पार्लियामेंट तो भाई साहब 20 तारीख से चल रही है, इस बात को वो कहीं भी कह सकते थे। तमिलनाडु में कल वो एक मृतका के घर गए और वहां से वापसी में ये बाइट दिया स्पेशली। इसके मायने बड़े दूरगामी है कि देखिए बीजेपी और आरएसएस उसको तो तमिलनाडु एक्सेप्ट ही नहीं करता, उनकी हिंदी, उनकी मातृभाषा, उनका सब चीजें जबरदस्ती, धक्काशाही तो नहीं कर सकते ना, ये करते हैं उनके साथ धक्का, तो इसलिए वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे में जो वहां पर टीवीके की पार्टी की सरकार बनी, जैसी बनी ठीक बात, डीएमके का साथ छोड़ना कांग्रेस को जिस हालात में पड़ा कि भाई क्योंकि वहां सरकार बनवानी थी, नहीं तो बीजेपी खेल करने के चक्कर में थी, वहां पर खड़े होकर के ये चेतावनी देना कि ये पाप मत कीजिएगा नहीं तो आप इतिहास में कैसे दर्ज हो, ये पूरे डीएमके की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। और फिर वही बात कर रहा हूं, सारे देश में जब रीजनल पार्टियों को निपटाने का कार्यक्रम चल रहा है मोदी और शाह का, वैसे में रीजनल पार्टियों को और इस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था बचाने का काम वो भी एक रीजनल पार्टी के पास है, दैट इज डीएमके। वो 22 एमपी अगर इंटेक्ट खड़े हो जाओ तो कुछ भी कर लो आप जाके पार्लियामेंट में, नहीं होगा। तृणमूल में क्या होगा नहीं होगा, 3 ने एब्सटेन किया एनडीए की मीटिंग में, 8 अब और संपर्क में है, सारी बात अपनी जगह। लेकिन अगर ये 22 का जो ग्रुप है अगर ये इंटेक्ट रहता है उसके खिलाफ तो आप समझ लीजिए। और नहीं तो जितनी भी ये रीजनल पार्टियां हैं, आप असम के अंदर देखिए क्या, असम में जो डिलिमिटेशन किया उसके बाद आप कितने ही साल तक कुछ भी करते रहना, इन्होंने अपनी व्यवस्था कर दी। बहुत शातिर लोग, हर एक बूथ का 30-30 40-40 साल का पोलिंग का जो पैटर्न है, इन्होंने इनके पास वो सारा डेटा बैंक है, उसी के जरिए एसआईआर का मैनेजमेंट किया गया, मैनिपुलेशन ही कीजिएगा उसको, उसी से सारे देश को करना चाहते हैं। और एक बात आपको एडवांस में आगाह कर रहा हूं, अब चूंकि अगला चुनाव ज्ञानेश गुप्ता के नेतृत्व में नहीं होगा, अगर समय पे होता है तो क्योंकि उसका टर्म खत्म हो जाएगा, ऐसी सूरत में उस दिन से डरिएगा, और फिर अंडरलाइन कर रहा हूं डरिएगा,
जिस दिन डिलिमिटेशन कमीशन का चेयरमैन ज्ञानेश गुप्ता को बना देंगे, हाँ हो सकता है, केवल लेकिन उस दिन से नहीं, डरिएगा। एक चीज इसमें क्योंकि जब डिलिमिटेशन बिल आया था, ध्यान रखिएगा जरा उसमें जो है, और एक बार हम लोग भी क्रॉस चेक करेंगे, उसमें सुप्रीम उसका डिलिमिटेशन आयोग जो था उसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के लिए था। भाई साहब वो था जब लोकतंत्र था, इनको जब परिसीमन का बिल ही नया ला रहे हैं और उसमें ये लिख रहे हैं कि आप चैलेंज भी नहीं कर सकते उसको, हाँ, तो उसमें ये लिखने में क्या दिक्कत है कि किसी रिटायर्ड हाँ इन्फॉर्मेशन, ऐड कर सकते ये हैं, समझ लेकिन लो। अभी यस, नहीं, लेकिन वहां भी ऑप्शन कम नहीं है। मैं इसलिए इस बात को इसको लाए, इसलिए कि ऑप्शन कम नहीं है। आप क्या फाइव से चंद्रचूड़ को हल्के में ले रहे हो? आप क्या उसको गवई को हल्के में ले रहे हो? हैं? वो सारे कूलिंग ऑफ में है भी, अपनी एडिया वो कर रहे हैं कुछ बनने के लिए। हाँ, तो उनको तो जो कागज दोगे दस्तक कर देंगे। राम मंदिर वो का तो फैसला किया भाई, राम मंदिर वो का तो फैसला क्या वेट है, कर करो रहे डिस्कस। हैं, हाँ, वो तो वेट कर रहे हैं कि जैसे राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि राम का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ हनुमान। तो वो सब तो इंतजार कर रहे हैं कि मोदी काम किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। हमें कोई काम ही नहीं दे रहे हैं मोदी जी, वो तो बेचारे व्याकुल हैं। वो कितने हैं? बहुत खतरनाक। देखिए, जो चीज आप इस देश में पहली बार एक ऐसी चीज बनाने जा रहे हो जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, कभी सुना है आपने? अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के अंदर जो लिखित प्रावधान है उनको भी स्ट्राइक डाउन कर सकता है। हाँ, 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 कानून की व्याख्या का अधिकार है प्रभु उनको। हाँ। आज मैं अब वालों की बात नहीं कर रहा, बैडमिंटन वालों की बात कीजिएगा, कहीं आप गलत समझ जाए, दिल पे ले ले, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी बात कर रहा हूं। उनके पास संविधान की व्याख्या का अधिकार है और वहां ये कह रहे हैं, बिल के अंदर ये कह रहे हैं कि इसके जितने भी प्रावधान है उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब इस देश के संविधान के ऊपर का बिल हो गया ना भाई, परिसीमन बिल। तो उसमें फिर ज्ञानेश गुप्ता को बनाने की व्यवस्था में क्या दिक्कत है? 1952 से इस देश में चुनाव हो रहे हैं, ठीक? 2020 में आप इम्यूनिटी दे देते हो चुनाव आयुक्तों को, उससे पहले किसी ने नहीं दी, किसी ने भी। इमरजेंसी भी आ गई, सब कुछ आ गया, काले पीले नीले सब अध्याय आ चुके। अब जाके इम्यूनिटी देने की क्यों जरूरत पड़ गई? ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। और उस इम्यूनिटी को खत्म होने में कितनी देर लगती है? तो ये जितने भी उछल उछल के कर रहे हैं सारी चीजें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, आशीष भाई मैं फिर वही बात रेखांकित कर रहा हूं, वो निश्चित तौर पे डीएमके की आदि। अगर लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स तो छोड़ दीजिए, करोगे नहीं करोगे बात की बात है, सरवाइव भी करना है आपने एज ए पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि ममता का हाल देख लीजिए, शरद पवार से बड़ा पॉलिटिशियन कौन है भाई साहब? क्या गत है? शिवसेना, जिसके आप विधायक सांसदों को छोड़िए, किसी पार्षद को छू सकता था कोई? ओपन चैलेंज किया करते, ओपन चैलेंज किया करते कि हमारा तोड़ के दिखाओ, कर दिया काम। इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसलिए चुनौती भी बड़ी है। ये जो तृणमूल से लोग गए थे, आप सोचिए 20 दिन के अंदर ही बेचैनी क्यों आ गई भाई साहब? कुछ तो कुछ कारण बड़ा होगा ना। आज मैं नाम पढ़ रहा था, तीनों एक खास समुदाय से थे, तीनों मुर्शिदाबाद के हैं तीनों। हाँ, तो क्या करोगे आप? पॉलिटिक्स तो होगी ना फॉर ऑल टाइम्स, या कुछ और बच गया? अपनी छोड़ो, उनके परिजन भी कभी पार्षद बन पाएंगे? जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोकसभा में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देती, एक भी, और उसमें 3 इस तरीके से तोड़ के ले आए आप। ये छोटा खेल नहीं है शिष्य। इसीलिए राहुल गांधी ने ये बात कहने के लिए बहुत मौके आते थे। 20 तारीख से लेकर अब तो रोज मौके, रोज मीडिया से बात करते, और पोमेरियन मीडिया सारी खबर को डकार गया। किसी चैनल पे इस पर बात नहीं, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल पे सारे चुप है इस समय। इसीलिए मुझे आशंका ज्यादा है कि जब ये छुपते हैं तो फिर इस तरह का कोई कोई कार्यक्रम जरूर करते हैं। इसलिए आगाह रहने की भी जरूरत है, बहुत ज्यादा आगाह, और कांग्रेस को भी आगाह रहने की जरूरत है। मैंने आपको बताया, स्थायी सत्ता कायम करने के लिए आशीष जी, आप 25-30 हजार करोड़, क्या 50 हजार करोड़ भी इनके लिए क्या चीज है भाई साहब? क्या चीज अरे इनके कौन लिए? खेत बेच के लाना है भाई? हम तो ऐसे 50,000 करोड़ आप बोलो, 1 लाख, हम लोग को बोलने में भारी, जुबान जीभ भारी होने लगती है। लेकिन इन्हें क्या फर्क, कौन खेत बेचना है? कहीं जा करके खेत में दिहाड़ी मजदूरी करनी है? कि गन्ना मिल पे जो है, चीनी मिल पे गन्ना पर्ची भजानी है, कुछ नहीं करना है। ये तो आ जाएगा
कि भाई पूरा देश बैनामा तुम्हारे नाम से हो रहा है, भिजवाओ, हाँ बस हो गया। क्या करना है। लेकिन इसमें जो मुख्य बात अभी चर्चा में 20 मिनट में हम दोनों के एक ही कंक्लूजन पे कि डीएमके, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को किया, डीएमके ही अब पूरे इस सिनारियो में डीएमके ही गेम चेंजर है, टीएमसी भी नहीं, डीएमके गेम चेंजर है। वो उस 20 से कुछ नहीं कर पाएंगे, उस 20 में कितने रहेंगे कितना नहीं रहेंगे उस पर हम अभी जाते ही नहीं, वो कुछ नहीं होना है। और समाजवादी पार्टी में जो सेंधमारी का प्लान था वो हो चुका है फेल, फिलहाल फेल है, क्योंकि बहुत जोर शोर से चला था कि मानसून सत्र के पहले हो जाएगा काम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो फेल दो वजह से हुआ। एक तो इतनी थू फजीहत उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के चंदा चोरी में हो चुकी है कि इस समय कौन, अब देखो 20 गए थे उसी में से जब बेचैनी है, तो यहाँ कौन जाएगा, इतने तो मूर्ख नहीं है ना, अगर किसी के मन में रहा भी हो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि रहा हो नहीं मन में। इसके दो पार्ट है। उत्तर प्रदेश का आपने स्पेसिफिकली किया, अच्छा किया कि आपने राम मंदिर का जिक्र कर दिया कि राम मंदिर के कारण जो फजीहत हुई है और जो एक्सपोज हुआ है भाजपा से, वो एक पार्ट तो है ही अपनी जगह। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि जो जन जी ने आंदोलन किया और पूरे देश के अंदर जो माहौल बना है इस समय, जब आप आज आप और मैं बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो कोई ढूंढने से भी नहीं मिल रही फिलहाल के लिए, उनके भक्त, उनके ट्रॉलर्स, उनकी सारी चीजें। वैसी सूरत में कोई भी एक डूबते जहाज पर कौन आना चाहेगा, जो आज का देश का माहौल है। कल क्या होगा मैं और आप नहीं कह सकते, ना हम कोई भविष्यवक्ता है। लेकिन अगर आज की आप बात करोगे आशीष भाई, तो ये तय मान करके चलिए कि छोड़िए सारी बातों को, क्या मोदी जी और शाह आज उस परिस्थिति में है कि किसी व्यक्ति को ये बता सके कि अगली बार आपके चुनाव की वो टिकट पक्की या आपकी जीत की गारंटी पक्की? वो स्थिति चली गई। इस जैन जी के आंदोलन ने दो चीजें तो की है ना, कि इतने छोटे छोटे बच्चे अगर डर नहीं रहे हैं तो इतने बड़े बड़े नेताओं को डरने की क्या जरूरत है। और शायद उससे जो एनवायरमेंट बिल्डिंग हुई, जो माहौल बना देश के अंदर, वो माहौल क्या कह रहा है कि इस जहाज में डूब, उसमें सवार होगे तो मरोगे और डूबोगे। वो चीज जो है ना, और वही चीज डीएमके को भी शायद कुछ हौसला दे एक। और एआईडीएमके को इन्होंने जिस तरीके से कैप्चर कर रखा है जयललिता की डेथ के बाद, उसको जैसे चाहे घुमा रहे फिरा रहे, उसको लिए भी बड़ी मुश्किल है अब इनके साथ चल पाना। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, कि जैन जी के आंदोलन ने भी, ये जो तोड़ फोड़ वाला आंदोलन था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कि चलो यार आज पैसे मिल रहे हैं, कल को टिकट मिल जाएगी, अपना काम हो जाएगा। ये जो जैन जी वाले आंदोलन ने इनकी पूरी पोजीशन भी इंटरनेबल कर दी है। उत्तर प्रदेश का तो ठीक है, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वो सारी चीज, बाकी जब जहां जहां ये खेल करने चाह रहे थे वो खेल भी अब ये कर पाएंगे, उसमें गंभीर शक है। उसमें केवल एक ही चीज बची है कि आप सीबीआई ईडी से मुझे कल तो नहीं पकड़वा दोगे, केवल उतना सा। और सीबीआई ईडी को आज कोई काम दोगे तो ऐसा नहीं कि वो 4 दिन में आपको पकड़ के ले आएगी। तो आज की तारीख में जो जैन जी के आंदोलन ने भी कहीं ना कहीं जो ये तोड़ फोड़ अभियान था, ये सेंधमारी अभियान था, 2/3 मेजोरिटी जुटाओ अभियान था, उस पर ब्रेक लगाने में, जैसे सपा का आपने जिक्र किया, तो सपा में तो अगले साल चुनाव ही है शुरू में ही, उसी में पता लग जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, बाकी तो सारी चीज छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का ही था। राम मंदिर का मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, न मोदी के मुंह से, न शाह के मुंह से। श्रीमान राम माधव जी की पार्टी बताती है, वो जो एनजीओ है, वो कहते हैं कि वित्तीय अनियमितता है। तो कर लीजिए, क्या करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में अब सपा का कौन आदमी ऐसा मूर्ख होगा कि जो इनके साथ अब जाना चाहेगा। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को आगाह होना चाहिए इस मामले में, कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी डीएमके को ज्ञान देते देते, उनके यहां ब्लैक शिप्स बहुत ब्लैक शिप्स जो कभी कभी दिखती है ना मोदी के साथ स्टेज पे और इधर उधर, तो वो खाली नहीं बैठे हैं। उनको कभी अमेरिका भेजा जाता है, कभी दुनिया में डंका बजाने भेजा जाता है, और पार्टी से बिना पूछे भेजा जाता है, ओवर एंड अबव। तो उन लोगों पे कांग्रेस पार्टी को भी नजर रखनी चाहिए। चलिए, खैर नेटवर्क का भी थोड़ा इशू है, इसलिए बीच में डिस्टर्ब भी हुआ। हम फिर आएंगे, क्योंकि ये विषय अभी तो देखिए, कल से फिर सोमवार से सत्र शुरू हो जाएगा इस विषय पर। अब कल से, क्योंकि बाकी संकट तो अभी टला है, कल से इस विषय पर ध्यान देना होगा, और हम इस कार्यक्रम का एक्सटेंशन लेकर के आएंगे हेमंत भाई के साथ। अभी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।